नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, उसके बाद एक इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, लेकिन इस विमान हादसे के बीच में ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके की मिसाइल अटैक्स देखे गए हैं, और पिछले 24 घंटे में, आज सुबह भी और कल देर शाम भी जिस तरीके के मिसाइल अटैक्स देखे गए हैं, उससे एक भारी संकट पैदा हो गया है। और भारत का रुख इसमें क्या है और कैसा रहेगा, ये सबको बड़ा ताजुब कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल ट्वीट्स आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, जैसे कि कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश का ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा क्लोजअप में अगर आप इसको दिखाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डज दिस MEA स्टेटमेंट रियली मीन? इट सीम्स टू सजेस्ट that Israel can attack Iran, but that Iran should exercise restraint and not climb the escalatory ladder. Have we been reduced to being an abject apologist for Israel? We cannot even condemn Israel's attacks on and targeted assassinations in Iran. इसको जयराम रमेश ने लिखा है। उसके बाद MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। Israel's strike on Iran is a reckless act of aggression that risks igniting a wider war. Coupled with the continued bombardment of Gaza and suffering of Palestinian civilians, this violent path must be condemned. The world must push for restraint, justice, and meaningful diplomacy. No more wars. ऐसा MK स्टालिन ने लिखा है। तो इस पर क्या मानना है? क्या ये वाकई में हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पाशा, आपसे शुरू करूंगी कि ये इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके का हवाई हमला देखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर, और भारत का रुख इस पर क्या है? देखिए, कई सालों से बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगातार अटैक करते आ रहे हैं और दुनिया भर में बता रहे हैं कि ईरान एक खतरा है इजराइल की सर्वाइवल के लिए, सिक्योरिटी के लिए और उनके लोगों के लिए। और ईरान जो है बहुत करीब है परमाणु बम बनाने के दिशा में। तो हम इसको बनाने से पहले ही इनका प्रोग्राम नष्ट करना है, खत्म करना है बोल के। तो इस सिलसिले में जो है वो कई सालों से तैयारी कर रहा है। बराक ओबामा जब अमेरिका के सदर थे तब भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बराक ओबामा JCPOA एग्रीमेंट के तहत ईरान के प्रोग्राम को जो है न्यूट्रलाइज करने की एग्रीमेंट साइन करे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप जब वो सत्ता में आए फर्स्ट टर्म में, उसको अमेरिका से विड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद से जो है ईरान लगातार एनरिचमेंट यूरेनियम कर रहा है और वो कहता है कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है। लेकिन सभी को पता है कि इजरायली अमेरिकन जो धमकियां आ रही हैं ईरान के खिलाफ, जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं और जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो ईरान जो है NPT के तहत ये एनरिचमेंट लगातार बढ़ता आ रहा है। लेकिन फिर भी उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को, डायरेक्टर जनरल को ईरान के पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फैसिलिटीज पे निगरानी करने के लिए, मॉनिटर लगाने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए फुल एक्सेस दिया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से आए तो ये ईरान के ऊपर दबाव बढ़ गया और ईरान और अमेरिका के बीच में डायरेक्टली बात शुरू हुई, जैसा हमास और अमेरिका के बीच में। और रोम में और ओमान में 4-5 मरतबा दोनों डेलीगेशंस मिले, स्टीव विटकॉफ और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आगारची। तो इसमें काफी प्रगति हुई थी, लेकिन हर बार इजराइल जो है अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के अपने डिमांड्स रखता रहा है और अमेरिका का गोल पोस्ट जो है चेंज होता रहा है। कभी वो कह रहे थे कि आप मिनिमम रिसर्च और मेडिसिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एनरिचमेंट, लेकिन इस पे भी इजराइल की नुक्ताचीनी नहीं कर रही थी। जब पिछली बार रोम में मुलाकात हुई नेगोशिएशन, तो वहाँ मोसाद के CIA और दूसरे
मिनिस्टर्स इजराइल से आके अमेरिका के डेलीगेशन से विक्ट्रॉफ पे गंभीर दबाव डाले, जिससे कि ये कुछ खास प्रगति नहीं हुई। तो इजराइल डरता था कि ओबामा की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी नरमी बता रहे हैं ईरान की तरफ और एग्रीमेंट होने वाला है, बल्कि उनको शुबा था। तो इसीलिए जो है अब आज बातचीत होने वाली थी ओमान में दोबारा ईरान और अमेरिका के बीच में, जिससे संभावना बढ़ गई थी कि एग्रीमेंट होने वाला है। बहुत करीब आ चुके हैं दोनों, और अमेरिका मिनिमम जो 3.67 लेकिन एनरिचमेंट डॉक्टर का था पाशा, उसको आपको जारी लग रहा रखा है, था। नहीं क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका कोई खेल कर रहा है इस ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में? क्या अमेरिका का कोई खेल आपको नजर आ रहा है? और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, आपको क्या दिख रहा है इससे? इसमें खेल ही नहीं, लेकिन डायरेक्टली अमेरिका इसमें शामिल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 महीने से ईरान को ओपनली धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप पे मिलिट्री हमला होगा। B-52 बॉम्बर्स जो है डीगो गार्सिया में भेजे, और उनके अड्डे जो दोहा में हैं कतार में, वहां पे भी बड़े पैमाने पे हवाई जहाज F-35 वगैरह सब भेजे। तो ईरान इजराइल को भी लगातार हथियार देते रहे दिन रात। और कल उन्होंने ट्वीट भी किया कि जो कुछ इजराइल ने किया है बहुत बढ़िया काम किया है, और हमारे हथियार सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इसमें, और भी हथियार देते रहेंगे और इस्तेमाल करता रहेगा। अगर ईरान एग्रीमेंट नहीं करता है, जो कि आज उम्मीद थी उनको कि बैठक होगी, तो ईरान ने ठुकरा दिया इस मरहले में। तो उन्होंने कहा कि और खतरनाक हमले होंगे इजराइल के ईरान पे, और जो कुछ बचा है ईरान में उसको भी तहस नहस कर दिया जाएगा, बोल के ओपनली ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के पीछे है। और जो अमेरिका चाहता है कि ईरान के लिंक्स चीन और रूस के साथ कमजोर हों और ब्रिक्स को कमजोर करें, तो ये वही पॉलिसी इजराइल भी अपना रहा है, और 100% अमेरिका इजराइल के पीछे है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि आप इस ईरान और इसराइल की लड़ाई में क्या देखते हैं और क्या रिpercussions हो सकते हैं, क्योंकि तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से मिडल ईस्ट पूरा स्टेबलाइज्ड अनस्टेबल लग रहा है, उधर आप एविएशन सेक्टर में देखिए तो उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान नजर आ रहा है। क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और क्या ये कहना सही होगा कि बिल्कुल एक तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति एक दिख रही है इस समय? जी हाँ, पूरा का पूरा अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज इस मुहाने पर जरूर खड़ी है कि तीसरे युद्ध की संभावना काफी काफी गंभीर संभावना के मुहाने पर खड़ी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या होना अवश्यंभावी है, पक्का है, लेकिन उसके मुहाने पर जरूर खड़ी है। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर कहीं पर भी मान लीजिए कहीं एक बाजार है, बाजार में दुकानें हैं, अगर उन दुकानों के बीच में किसी भी कारण से हल्ला हंगामा हो जाता है तो सारे दुकान वाले अपना शटर भी गिरा देते हैं, सब ग्राहक भाग जाते हैं अपने अपने घर की तरफ। तो कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी तरह का सैनिक संघर्ष अगर होगा, मारकाट होगी, लोगों के मतलब व्यापार बाधित होगा, तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया में उसका असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में व्यापार व्यापार पर असर पड़ेगा और व्यापार नीचे की ओर जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ज्यादा हो गई है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेट्रोल और डीजल है वो मध्य पूर्व से ही जाता है, गल्फ से ही जाता है। तो सबसे इसमें मुख्य बात यह है, और इस चीज में मेरे ख्याल से भारत की सभ्यता को भी इस चीज से एक सीख लेनी चाहिए कि ईरान और इसराइल का संघर्ष अपने आप में एक बहुत नायाब कहानी है कि कैसे वैचारिक कट्टरता व्यवहारिक संघर्ष का रूप ले लेती है। अगर हम वैचारिक कट्टरता रखते हैं तो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में वो व्यवहारिक संघर्ष का रूप ले लेती है, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में न तो कोई सीमा है और न ही खुद दोनों के बीच में कोई जमीन का झगड़ा है, क्योंकि दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच में दो देश आते हैं, सीरिया आता है, जॉर्डन आता है, इराक आता है, उसके बाद ईरान आता है। तो काफी दूरी है। ये दूरी के बावजूद 1000 किलोमीटर दूर दो देश हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी वो अगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये बहुत कुछ बताता है कि वैचारिक कट्टरता किस तरह से व्यवहारिक संघर्ष का रूप ले लेती है, क्योंकि मामला वैचारिक कट्टरता का है।
इजराइल का मानना है कि ईरान उसके पड़ोसी गाजा का समर्थक है, और ईरान का मानना है कि इजराइल, अमेरिका, यहूदी लॉबी मिलकर ईरान को हानि पहुंचाने का मन बना चुकी है, इसीलिए यह संघर्ष हो रहा है। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि रशिया और चाइना ने ईरान पर इजराइल की कार्रवाई की निंदा भी की है, और ईरान की संप्रभुता पर हमला मानते हुए गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी है। सऊदी अरब ने भी यही कहा है। तो इसमें हुआ ये कि इजराइल ने जो सबसे पहले हमला किया ईरान पे, उसका उसने बहाना ये बनाया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु IAEA नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था है, उसने पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट दे दी कि शायद क्या कहते हैं, ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता के बहुत निकट आ चुका है। तो इसीलिए कहीं ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश न बन जाए, उसके पास परमाणु बम ना आ जाए, इस चीज को तर्क देके, ये बहाना बना के, इस चीज को तर्क देते हुए इजराइल ने ईरान पे हमला किया। लेकिन मैं अभी 1 घंटा पहले देख रहा था, इजराइल के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं इहूद बराक, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब उनको इजराइल की सैन्य क्षमता का भी पता है, उसके पास किस तरह के हथियार हैं वो भी पता है, और हथियारों का जखीरा कितना बड़ा है, कितनी उनकी ताकत है, क्या कमजोरी है, सब कुछ जानते होंगे वो प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनका ये कहना है, 1 घंटा पहले CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्रिस्टियन अमनपोर को, उन्होंने कहा कि अकेला इजराइल या अमेरिका के साथ मिलके भी इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता प्राप्त करने को देरी भले कर सकता है, लेकिन ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। इजराइल और अमेरिका दोनों मिल भी जाएं तो इसमें कुछ दिनों की देरी कर सकते हैं, कुछ महीने या कुछ हफ्ते की, लेकिन पूरी तरह से ईरान की परमाणु शक्ति को वो नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम की क्षमता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु हथियारों में होता है, और ये जो 400 किलो है, ये कोई एक जगह या 5 जगह पर नहीं है, सैकड़ों जगहों पर ईरान में, अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर सैकड़ों फीट नीचे जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल कहता है, जिस तरह से सोशल मीडिया दिखाता है कि उन्होंने परसों रात में बहुत बड़ा हमला कर दिया, दर्जनों ठिकानों पर उसने हमला कर दिया, वो सही भी है, हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ईरान के परमाणु ठिकाने या परमाणु उनकी जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। और हमें पता है कि इजराइल के पास, छोटा देश है लेकिन उसके पास हथियार जो है वो अत्याधुनिक है, मतलब क्वालिटी के मामले में इजराइल के पास हथियार ज्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं। लेकिन ईरान के पास, क्योंकि संख्या बड़ी है, देश बड़ा है, उनके पास सेना बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है, साइंटिस्ट ज्यादा है, इसीलिए ईरान के पास भले इजराइल के जैसे क्वालिटी नहीं हो, लेकिन उनके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसका कि कल रात में हमने जायजा देखा कि ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइल वहां से दागे गए। बहुत सारे मिसाइल को इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिया, उसके बावजूद तेल अवीव पर भी मिसाइल गिर गए। इसका मतलब ईरान के पास क्वांटिटी ज्यादा है, इजराइल के पास भले क्वालिटी अच्छी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इहूद बराक का यह मानना है कि अगर सच में ईरान को, फिर से मैं कह रहा हूं, इहूद बराक इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, आज ही उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार अगर सच में इजराइल इस तर्क को दे रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार से रोकना है, तो सबसे 2 ही तरीके उसके पास बचते हैं। एक तो ये कि ईरान को डिप्लोमेटिक दबाव में लाके, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दबाव में लाके, जिस स्थिति में ईरान है उस स्थिति में उनके साथ कोई न्यूक्लियर डील कर ली जाए। हमें पता है कि 1999 में भारत ने भी एक परमाणु विस्फोट किया था, उसके बाद हमने अमेरिका के साथ बैठ के एक परमाणु संधि भी कर ली थी। वो संधि क्या है, संधि के रूल्स क्या है, उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन कुल मिला के हमने एक परमाणु संधि कर ली थी। तो या तो उनका कहना है इहूद बराक का कि ईरान के साथ एक परमाणु संधि कर ली जाए, नहीं तो दूसरा एक ही तरीका है कि ईरान का पूरा जो सत्ता का स्ट्रक्चर है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। और उनका ये मानना है कि ये ध्वस्त अकेला इजराइल नहीं कर सकता, ये ध्वस्त करने के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। और अमेरिका के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो खुल के इस युद्ध में, घोषित रूप से वो इस युद्ध में भागीदार नहीं है। हालांकि जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, वो पूरी तरह से इजराइल को मदद कर रहा है, लेकिन घोषित रूप से अमेरिका कह रहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अमेरिका जैसे ही अपने हथियार लेके घोषित रूप से आ जाएगा,
तो इसका मतलब है आप चीन को भी न्योता दे रहे हैं इस मामले में पढ़ने का, आप रूस को भी न्योता दे रहे हैं इस मामले में पढ़ने का, तब वो जाके विश्व युद्ध बनने की स्थिति होगी। इसीलिए अमेरिका क्योंकि इस पिक्चर में अभी तक खुद को डिक्लेयर्ड रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, भले वो पीछे से मदद कर रहा है, इसीलिए इहुद बराक का मानना है, इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, कि ये टकराव बहुत लंबा चलेगा। और ये टकराव अगर लंबा चला तो क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ईरान के पास है, संख्या ज्यादा ईरान के पास है, इसीलिए इजराइल को थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल जब अपना पड़ोसी गाजा को इतने दिन तक अपने कब्जे में नहीं लिया, तो 1000 किलोमीटर दूर ईरान को कब्जे में लेना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर खेल ये हो जाता है कि अमेरिका का पिक्चर में आना बहुत जरूरी है और खुल के आना जरूरी है। अमेरिका अभी तक खुल के आया नहीं है, और जब तक अमेरिका खुल के नहीं आएगा तब तक ईरान के पास इजराइल ईरान को इतना तबाह नहीं कर पाएगा कि ये ईरान पूरी तरह से इस विषय में शांत हो जाए। ईरान के पास बहुत क्वांटिटी है, बहुत सारे हजारों उसके पास मिसाइल हैं, हमें पता है दुनिया के बड़े देशों में एक ईरान है। तो ऐसी स्थिति में अब ये फिर अब बात बच जाती है कि ये सब पिक्चर में भारत कहाँ है। तो भारत की वर्तमान सरकार एक धर्म संकट में फंसी हुई है, न इधर की है न उधर की है। भारत क्योंकि हथियारों के मामले में इजराइल पर निर्भर है, पर प्रधान जी का जो 8000 करोड़ का हवाई जहाज है वो उड़ता है मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों के पेट्रोल पर। और इस्लामिक देश, सारे देश अभी तक खुल के जो भले वो राजनीतिक रूप से, मतलब सैनिक रूप से ईरान के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस्लामिक देश है इसीलिए सऊदी अरब भी ईरान के साथ खड़ा है। तो भारत को आज दो पाटन के बीच में फंसा हुआ है, स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पा रहा है। इसीलिए रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल ईरान का, दोनों संघर्ष में भारत का कोई लेना देना नहीं है, टोटली पूरी तरह से वो अप्रासंगिक है। भारत यही कह सकता है दोनों को कि आप शांत हो जाइए, लेकिन ये तो सही बात कहने जैसी है, सही बात मनवाने की ताकत भारत को नहीं है। हमें भी पता है, हमारे घर में बच्चे रहते हैं, वो पढ़ाई के समय में फोन देखते रहते हैं, हम उनको समझाते तो हैं कि फोन बंद करो, लेकिन वो बात मनवाने की अगर मेरी ताकत नहीं है, मैं उनसे फोन लेके उनको किताब हाथ में देने की अगर मेरी ताकत नहीं है, तब तो मेरी बात सही भी होगी, लेकिन मेरे बच्चे फोन देखते रहेंगे और परीक्षा में कम नंबर लाएंगे। तो मेरे ख्याल से भारत पहले खेमे में है, अपनी ओर से वो बातें ठीक कर रहा है, दोनों देशों को कह रहा है कि आप इस चीज से हट जाइए, युद्ध चीज का समस्या नहीं है। हमको पता है भारत के प्रधानमंत्री जी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है, लेकिन ये बात अच्छी होते हुए भी भारत के पास इतनी कोई सामरिक ताकत आज नहीं है कि दोनों में से किसी को भी अपनी बात मनवा दे। तो भारत इस तरह से एक दो पाटन के बीच में फंसा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं डॉक्टर पाशा से कहूंगी कि डॉक्टर पाशा, अब इस पूरी स्थिति को आप अगर समराइज कर दें अंत में, और उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी, कि भारत का जो स्टैंड है वो क्या दर्शाता है। भारत वैसे ही किसी चीज पर स्टैंड नहीं लेता, अमेरिका के आगे ऑलरेडी सिर झुका चुका है। अब जब ईरान और इजराइल के बीच में इस तरीके की जब लड़ाई मची हुई है, तो भारत कितना बोलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इसका असर क्या होगा। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी बहुत डिस्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या इस्लामिक नेशंस का सपोर्ट भी हम खो देंगे, या फिर मोदी विल नॉट रिमेन इन द गुड बुक्स? देखिए, आपको ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले जयराम रमेश का ट्वीट बताए थे, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि भारत जो है का स्टैंड ठीक नहीं है और ईरान पे हमला हुआ है इजराइल का, तो हमको खंडन करना चाहिए। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का भी यही कहना है कि ईरान पे हमला हुआ है। आप जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, उसके तहत जो भी हमला करता है उसको खंडन करना चाहिए। अब जैसा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट स्टेटमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट पे सभी देश, रूस, चीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, सब मिलके इजराइल का खंडन कर रहे हैं। जो इंडिया भी मेंबर है, लेकिन इंडिया ने उसको एब्सटेन कर लिया। तो हम जो है ब्रिक्स से भी अलग थलग हो रहे हैं और शांघाई कोऑपरेशन से भी अलग थलग हो रहे हैं। और 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में भी इजराइल के खिलाफ जो वोट हुआ वहाँ नरसंहार के बारे में, उस पे भी एब्सटेन हुए। तो जो अमेरिका और इजराइल डिक्टेट कर रहे हैं वर्चुअली, हम उनकी कैंप में पहुंच गए हैं और ब्रिक्स से अलग हो गए हैं। और ये बताती है कि मोदी साहब जो है फॉरेन पॉलिसी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि इजराइल
ये हमला शुरू किया इस कॉन्फिडेंस से कि जो पिछली बार 2 बार हमला किया था तो ईरान इतना सख्त रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सब उनके हवाई जहाज और सेंट्रल कमांड और जॉर्डन और सऊदी अरब सब मिलके इजराइल की मदद करें। तो इस बार जो है कुछ हद तक सऊदी अरेबिया अलग थलग है ईरान को, ईरान से डर के लेके। तो आयरन डोम भी सक्सेसफुल नहीं रहा, उनका डेविड स्लिंग भी सक्सेस नहीं रहा। तो इतनी बड़ी पैमाने पे ईरानी मिसाइल टेल अवीव और दूसरे शहरों पे गिरे कि वहां काफी हलचल हो गई है और काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है। और नेतन्याहू ने डायरेक्टली पुतिन से अपील की कि आप अपना इन्फ्लुएंस ईरान पे यूज करके दबाव डालें कि वो ईरान इजराइल पे हमला ना करे। तो यही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया को आग्रह किया कि आप भी बातचीत करके इजराइल पे हमला ना करे ईरान, तो ये डीएस्केलेशन की तरफ काम करिए बोल के। तो इजराइल अब घबरा गया है कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो रिटेलिएशन कर सकता है। और आयतुल्ला खामनेई वहाँ के लीडर, उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि पेनफुल पनिशमेंट दिया जाएगा, बहुत सख्त अल्फाज हैं ये। और उन्होंने करके बताया है कि इतने सारे ड्रोन्स, इतना सारे क्रूज मिसाइल्स और इंटरकॉन्टिनेंटल ये बैलिस्टिक मिसाइल सब भेज के ईरान इजराइल पे हमला कर रहे हैं। और वहाँ पहले ही लोग ईरान इजराइल में परेशान हैं, हूती मिसाइलों से, हिजबुल्लाह के अटैक से, हमास से, और अब जो ईरान का पहले हमला हुआ, तो अब इतनी बड़े पैमाने पे बमबारी हो रही है। तो लोग जो है वहाँ शेल्टर्स में घुस गए हैं और वहाँ का अर्थव्यवस्था जो है ठप हो गई है। तो ये जो नेतन्याहू अपना, नहीं एक मिनट मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए। ये नेतन्याहू जो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए जो कर रहे हैं गाजा में जंग नरसंहार और हिजबुल्लाह और हूती और अब ईरान में, तो ये जो है अमेरिका को इस जंग में खींचेगा एक ना एक दिन। हालांकि अब इनडायरेक्टली है, लेकिन ईरान ने कहा है साफ अल्फाजों में कि धीरे धीरे आप इजराइल की मदद कर रहे हैं, रिफ्यूलिंग कर रहे हैं आपके इजरायली प्लेन्स को, और आपके अड्डे जो है हमारे निशाने में हैं, 12 अड्डे जो खाड़ी के देशों में हैं, इराक में भी हैं, और आपके जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा। सिर्फ अमेरिका के ही नहीं, बर्तानिया को भी उन्होंने वार्निंग दिया है। और आप जानती हैं कि हजारों शिप्स हार्मुज से गुजरते हैं, तेल, गैस और दूसरे चीजों लेके। तो ईरान के पास क्षमता है कि ये शिपिंग, जैसा हूतीस रेड सी में डिस्टर्ब कर रहे हैं और इलाद पोर्ट ठप हो गया है, हाइफा में भी वहाँ आना जाना शिप्स का बंद हो गया है, तो ये पूरे वर्ल्ड शिपिंग को भी क्रिपल कर सकते हैं। ऑलरेडी वॉल स्ट्रीट और स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में उथल पथल मच गई है और तेल और गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो अब पुतिन ने भी कहा कि हम इसमें मदाखलत नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच की ये लड़ाई है, ये क्या आपको थमती हुई नजर आ रही है, या फिर रशिया और यूक्रेन वॉर की तरह ये लंबी चल सकती है, या फिर इसको इंश्योर करेंगे कि नहीं ये रुके बीच में? देखिए मैं सिर्फ एक उदाहरण से स्टार्ट करना चाहता हूँ। खुम जो है ईरान में, ये आयतुल्ला लोगों का अड्डा है, वो पूरे वहाँ ट्रेनिंग होती है, उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ। पहली बार लाल झंडे पूरे शहर में लगाए गए हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सिग्नल है कि हम बदला लेके रहेंगे, खून को खून हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे मिलिट्री जनरल्स को और सिविलियंस को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है इजराइल को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे बोल के। तो ये जो है ये सुन्नी अरबों की तरह ये शिया लोग ईरान में डरपोक नहीं है। आप जानते हैं कि ये मुहर्रम में जो है अपने आप को चेनों से इतनी बुरी तरह से खून निकलता रहता है जब वो अपने आप को मार लेते हैं हजरत अली को याद करते हुए। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं बदले के भाव में। तो आप जानते हैं कि 8 साल उन्होंने सद्दाम हुसैन की इम्पोज वॉर में जंग लड़ा
तो और उन्होंने अपने डिमांडों से हटा नहीं हो, तो इस बार भी धीरे धीरे लग रहा है कि अमेरिका इसमें मुलविस हो जाएगा, इंटरफियर होगा और अमेरिका के अड्डे जो है शामिल हो जाएंगे, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये जो भारत का रवैया है ये बहुत ही फुसलाना है और यहाँ की मिनिस्ट्री को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, क्या ईरान कर सकता है हमारे कोर इंटरेस्ट को, जो कि 90 लाख से ज्यादा भारतीय हैं वहाँ खाड़ी के देशों में, और हलचल मच जाएगी अगर एक भी देश के ऊपर ईरान हमला करता है। जैसे कि 3 लाख हैं सऊदी अरब में, 3 लाख इमारात में हैं और दूसरे कई लाख कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान में स्प्रेड हैं। तो ये कतार के प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनके रिश्ते ईरान से बहुत गहरे हैं, उन्होंने कहा कुछ हफ्ते पहले कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई हमला करता है अमेरिकन अड्डों पे, तो हमको 3-4 दिन बाद पीने के लिए पानी नहीं होगा, हमको इतनी मुश्किल होगी कि हमें यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, बोल के उन्होंने यहाँ तक कहा। हालांकि वो बहुत करीब हैं, पूरे खाड़ी के देशों में सबसे बेहतरीन ताल्लुकात ईरान से कतार के हैं। जब उनके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों के ऊपर क्या गुजरेगा। और जो हमारा तेल और गैस आता है, हम खाड़ी के देशों के ऊपर निर्भर हैं 60-65 से ज्यादा फीसद, तो यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी जैसा 73 में हुआ और 90 में हुआ। तो यहाँ लंबी लाइन लग जाएगी पेट्रोल स्टेशनों में और ट्रेन और प्लेन वगैरह सब जाना है। तो ये भारत को जो है इजराइल को खंडन करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे इतने नजदीक है ईरान और वहाँ जो शोले हैं हम पे भी डायरेक्टली असर कर सकते हैं, और तिजारत को, ट्रेड को तो छोड़िए, वो तो काफी नुकसान होगा। और वहाँ एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है, उससे हमारे प्लेन, सिविलियन एयरक्राफ्ट आना ना जाना, एविएशन इंडस्ट्री में भी काफी असर होगा। तो कुल मिला के जो है भारत को सोच समझ के स्टेटमेंट देना है, ये नहीं कि हम इजराइल की चापलूसी करें इसलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा सपोर्ट किया, जबकि वो खुद जंग कर रहा है गाजा में और दूसरे देशों में, और अमेरिका के दबाव में भी आके हम ये नीति अपना रहे हैं जो कि हानिकारक है लॉन्ग टर्म में। और हम चीन से तो अलग थलग हो गए हैं, रूस से भी जो है ब्रिक्स के और एससीओ की वजह से रूस भी काफी नाराज है भारत और खास तौर मोदी से। तो कुल मिला के ये कहना है कि ये जो इजराइल हमला करके शुरू किया है, तो ये मेरे ख्याल से जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये इसके चिंगारे जो है दूसरों देशों तक फैलेंगे और हमको भी इसमें काफी इम्पैक्ट जरूर होगा। चलिए, बहुत चिंता वाली बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री बोलते हैं, इतने बड़े-बड़े युद्ध हो रहे हैं लेकिन उनके मुँह से चू भी नहीं निकलता, वो डरते हैं, क्या वजह है? इतना सेफ चलने की क्या ज़रूरत है कि आपके सामने 2 देश जंग में लड़ रहे हैं और आपको नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन आप तो भी चुप हैं, आप पता नहीं कौन-सी बैलेंसिंग एक्ट में लग गए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।